हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। पिछले दो वीडियोस में हमने एंडोक्राइन पैंक्रियास के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर, इंसुलिन का सिंथेसिस और इंसुलिन के सीक्रेशन के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। आज के वीडियो में जो कि भाग 3 यानी कि पार्ट 3 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि जो इंसुलिन जो बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो सीक्रेट होता है उसको कंट्रोल कैसे होता है, यानी उसको कौन से फैक्टर्स उसको स्टिमुलेट करते हैं कि इंसुलिन का सीक्रेशन हो और कौन से फैक्टर्स को इनहिबिट या रोकते हैं कि इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो। ओके, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन में, यानी कि उसका कंट्रोल कैसे होता है इंसुलिन का रिलीज। तो उसको समझने के लिए मैं पहले एक आपको डायग्राम उतारता हूं, ये बीटा सेल का। तो मान लीजिए ये एक बीटा सेल है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बीटा सेल है। सो बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उसमें वसाइकल्स के रूप में इंसुलिन, वसाइकल के अंदर इंसुलिन और सी पेप्टाइड के साथ रहता है, उसके साथ अमाइलिन भी होता है, तो वो रिलीज होता है। ओके, तो कैसे रिलीज होता है हमने डिस्कशन पूरा डिटेल किया था। जिन्होंने वो मिस किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पार्ट 2 और पार्ट 1 एंडोक्राइन पैंक्रियास का देख लें। ठीक है, तो अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग या रेगुलेशन में। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंसुलिन के रिलीज के लिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले फैक्टर है न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी न्यूट्रिएंट्स, यानी जो डाइट में जो खाना खाते हैं वो डाइट का जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइट के जो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो वो फैक्टर्स जो है इंसुलिन को रिलीज करते हैं। यानी जब हम खाना खाते हैं तो खाने से के अंदर जो भी अंडर डाइजेशन होता है, तो आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम उतार के बताता हूँ जीआई ट्रैक्ट का। तो ये इसोफेगस, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन। ठीक है, सो इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे जो भी खाने के पदार्थ जीआई ट्रैक्ट में आके इंटेस्टाइन में अल्टीमेटली अब्जॉर्ब हो जाता है, अल्टीमेटली अब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाता है। ठीक है, तो ब्लड में आने के बाद फिर ब्लड के ज़रिए फिर ये बीटा सेल पे आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, डाइटरी फैक्टर्स हैं, एक तो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। जो डाइट में जो मेजर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है ग्लूकोज है, फिर उसके बाद प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट्स है अमाइनो एसिड्स। ओके, और फैट्स का बेसिक यूनिट है फैटी एसिड। उसके अलावा इवन कीटोन बॉडीज भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज को। ओके, तो जो भी हम खाना खाते हैं तो अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज है या तो अमाइनो एसिड्स है और फैटी एसिड्स है, ये ब्लड में जाकर बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज करने का। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टिमुलेंट है। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये कैसे इंसुलिन को रिलीज करता है? तो ये जो ग्लूकोज है GLUT2 रिसेप्टर्स, यानी कि जो बीटा सेल के सेल मेम्ब्रेन पर एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जिसको GLUT2 भी कहा जाता है। ये GLUT2 रिसेप्टर जो है बीटा सेल के अलावा लीवर, इंटेस्टाइन और किडनी में भी पाया जाता है। तो जैसे ही ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके GLUT रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाता है, तो ये GLUT रिसेप्टर्स में कन्फर्मेशनल चेंज होके ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके ज़रिए अंदर चला जाता है। तो जैसे जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बीटा सेल के अंदर आ गया, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस से जो है पाइरूवेट बन जाता है, और पाइरूवेट की ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद फिर वो क्रेब्स साइकिल के अंदर हो जाता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। यानी ये सब मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज के, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये सब साइकिल्स के होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है एटीपी मॉलिक्यूल के जरिए, यानी एटीपी बन जाता है। किससे बनता है? एडीपी मॉलिक्यूल से। तो जैसे ही ग्लूकोज अंदर गया, पूरा मेटाबॉलिज्म होने के बाद अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है। जब एटीपी प्रोड्यूस होने के बाद
हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था डिटेल में, अभी बस ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमको पूरे फैक्टर्स के बारे में आज डिस्कस करना है। तो एक हो है पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग है, फिर उसके बाद है कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल। तो रेस्टिंग कंडीशन में जो है पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं और कैल्शियम चैनल्स जो है क्लोज रहते हैं। तो पोटेशियम चैनल्स से पोटेशियम आयंस जो है बाहर जाते हैं, तो पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं, लेकिन जब ये एटीपी बढ़ जाता है सेल के अंदर तो ये एटीपी जो है ब्लॉक कर देता है, ये एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर जाके पोटेशियम चैनल्स के डोर्स को बंद कर देता है। तो उसकी वजह से पोटेशियम चैनल बाहर नहीं जा सकते, तो सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। फिर सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने की वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम बाहर से अंदर आ जाता है, और ये कैल्शियम ये जो वेसिकल्स को ड्रैग करके एक्सोसाइटोसिस के जरिए इंसुलिन को सीक्रेट कर देता है। तो इंसुलिन के साथ जो है सी पेप्टाइड और अमाइलिन भी रिलीज होते हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने नहीं देखा वो करिए। इसके रिलेटेड ड्रग्स भी हैं, जैसे कि सल्फोनिलयूरिया में जो आते हैं टॉलब्यूटामाइड या ग्लीमेप्राइड, ये जो है ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके इंसुलिन को ज़्यादा रिलीज करते हैं। उसी तरह मैग्लेटिनाइड्स भी जो ड्रग्स हैं जैसे रिपेग्लेनाइड, नेटेग्लिनाइड, ये भी पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, जिससे सेल डीपोलराइज होगा, फिर कैल्शियम की एंट्री होगी और कैल्शियम से जो है इंसुलिन रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है इंसुलिन की रिलीज के लिए, यानी कि इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, यानी कि इंसुलिन की पैदावार सेल से ज्यादा हो, तो वो फैक्टर से डाइटरी न्यूट्रिएंट्स, यानी जब भी हम भोजन में या खान पान में जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, हाँ, तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है, तो ग्लूकोज से जो है इंसुलिन रिलीज होता है। उसके अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, स्पेशली लाइसिन और आर्जिनिन, सो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये भी सेल के अंदर जाके उसमें भी मेटाबॉलिज्म होकर अल्टीमेटली एटीपी बनेगा, फिर एटीपी से यही मैकेनिज्म से फिर से इंसुलिन रिलीज होगा। उसके अलावा फैटी एसिड्स और कीटोन्स भी इसी तरह अंदर जाके मेटाबॉलिज्म होकर एटीपी बन के इसी मैकेनिज्म से इंसुलिन लेंगे, यानी डाइटरी न्यूट्रिएंट्स जो है इंसुलिन सीक्रेट करेगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट फैक्टर हो गया। उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनक्रेटिन्स मॉलिक्यूल। अब ये इनक्रेटिन्स मॉलिक्यूल्स क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। तो अभी ये मैं थोड़ा सा इसको रब करके आपको ये इनक्रेटिन मॉलिक्यूल्स के डिटेल्स बता देता हूं। इनक्रेटिन मॉलिक्यूल्स है क्या और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि अभी जो हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं, तो बास एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है ये इनक्रेटिन की मैकेनिज्म्स पे एक्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इनक्रेटिन मॉलिक्यूल्स कहते किसको हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही खाना या फूड लिया जाता है जीआई ट्रैक्ट में, हाँ, तो उसके फूड के रिस्पॉन्स में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो एपिथेलियल सेल्स थोड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करते हैं। वो ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स को इनक्रेटिन्स कहते हैं। तो इनक्रेटिन्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स से रिलीज हो जाते हैं और ब्लड में आ जाते हैं, फिर ब्लड से बीटा सेल्स पे आते हैं, उसको इनक्रेटिन्स कहते हैं। तो इनक्रेटिन्स क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है, ये खाने के स्टिमुलस से, यानी कभी भी फूड एंटर हुआ तो उनके रिस्पॉन्स में जो हमारे इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल्स है वो सेल्स रिलीज करते हैं। अब इनक्रेटिन्स कौन से मॉलिक्यूल्स है? ये बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं बताऊंगा। एक है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, GLP-1 कहते हैं। दूसरा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। उसके अलावा जो भी अदर जीआई हार्मोन्स होता है जो हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में पढ़ा है, जैसे कि सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन CCK, और जो है आपका इवन गैस्ट्रिन
तो ये जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो जीआई ट्रैक्ट से रिलीज हो जाते हैं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को इंक्रेटिन्स कहते हैं। तो ये इंक्रेटिन्स का फंक्शन क्या है, ये इसका सबसे इसके पहले फंक्शंस के बारे में बता दूं आपको मैं इंक्रेटिन के। तो इंक्रेटिन क्या करता है, पहला इंसुलिन को रिलीज करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है। दूसरा इसका फंक्शन है ये ग्लूकागॉन की मात्रा कम करेगा, क्योंकि जब खाना यानी ये कब रिलीज होता है, जब हम फूड लेते हैं। तो जब फूड लेते हैं तो हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है तो जाहिर बात है ये सब ग्लूकोज अमीनो एसिड ज़्यादा हो जाते हैं। तो ग्लूकागॉन का काम है कि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाए, तो हमें वो जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है, तो हमें ग्लूकागॉन को इनहिबिट होता है। उसके बाद ये इंक्रेटिन्स, ये पूरे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिशन, यानी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देते हैं। उससे फायदा क्या होगा, तो जो ऑलरेडी जब फूड खा रहे हैं तो फूड का मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आ गया तो उसको रोक देते हैं ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और फाइनली इंक्रेटिन मॉलिक्यूल जो है ब्रेन में यानी कि हाइपोथैलेमस में जाके सटाइटी को सेंटर को स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी जाके दिमाग तक मैसेज पहुंचा देते हैं कि अभी आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन आ गए हैं, आप खाना बंद कर दें, यानी सटाइटी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है हाइपोथैलेमस का। तो ये इंक्रेटिन मॉलिक्यूल्स के फंक्शन है। तो हियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, यानी कि ये इंसुलिन सीक्रेशन को ये स्टिमुलेट करेंगे। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंसुलिन स्टिमुलेशन, एक तो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स है और इंक्रेटिन्स। तो ये इंक्रेटिन मॉलिक्यूल्स की खोज कैसे हुई है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक पेशेंट को या एक नॉर्मल इंसान को पहले ग्लूकोज ओरली दिया गया, यानी कि खाने के जरिए ग्लूकोज ओरली दिया गया। तो जैसे ही ग्लूकोज दिया गया है बॉडी में, तो ग्लूकोज देने के बाद खून में जो है इंसुलिन सीक्रेट होता है, यानी ग्लूकोज जैसे ही बॉडी में जाएगा वो बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा और इंसुलिन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा देने में इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी पेशेंट को दूसरे कंडीशन में ग्लूकोज ओरली नहीं आईवी दिया गया, आईवी यानी इंजेक्शन के जरिए वेन्स में दिया गया ग्लूकोज को। तो तभी फिर से इंसुलिन की मात्रा डिटेक्ट की, तो उसमें भी इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई। लेकिन डिफरेंस क्या नोटिस किया गया है कि ग्लूकोज जब ओरली या फूड खाने के जरिए देते हैं तो इंसुलिन की मात्रा सीक्रेशन ज़्यादा हुई एज कंपेयर्ड, यानी ये आईवी से अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर आईवी से कंपेयर करेंगे तो ओरली इंसुलिन सीक्रेशन ज्यादा होता है। तो क्यों होता है, ये इंक्रेटिन्स की वजह से, यानी जब हम ओरली फूड लेते हैं तो ये फूड जो ग्लूकोज है ये तो अपनी तरफ से इंसुलिन को रिलीज करता है, उसके साथ ये इंक्रेटिन मॉलिक्यूल्स को भी सीक्रेट करता है फूड, यानी फूड। तो ये इंक्रेटिन मॉलिक्यूल भी इंसुलिन को सीक्रेट करेगा। लेकिन जब हम आईवी इंजेक्शन देते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज आएगा खून में, सिर्फ ग्लूकोज सीक्रेट करेगा, ये इंक्रेटिन को स्टिमुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए डाइटरी फूड में इंक्रेटिन्स मॉलिक्यूल भी सीक्रेट होगा और ये नेचुरल हार्मोन्स है जो इंसुलिन को रिलीज करेगा। ओके, नेचुरल हार्मोन इंसुलिन रिलीज करेगा। इसके मैकेनिज्म पे कुछ ड्रग्स डिराइव किए गए जो हम यूज करते हैं। एक है एक्जेनाटाइड। ओके, सो एक्जेनाटाइड जो है ये इंक्रेटिन मिमेटिक ड्रग है, यानी कि ये सेम उसका केमिकल स्ट्रक्चर इसकी तरह ही होता है, GLP-1 यानी कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड की तरह ही होता है। तो ये हम जो आर्टिफिशियली जो देते हैं ये इंजेक्शन के जरिए, तो उसमें क्या हो जाता है, ये ब्लड में आके ये इंसुलिन को सीक्रेट करता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो मेजर इंक्रेटिन्स हैं, ये एक हार्मोन से इनहिबिट हो जाते हैं, एक एंजाइम से, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है DPP4। अच्छा, ये ब्लड में ही रहेगा, हाँ, ये सेल्स में नहीं है। DPP4 का फुल फॉर्म है डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4। तो ये एंजाइम जो है GIP को और GLP यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को, इसको ये डाइजेस्ट करता है, यानी इसको डाइजेस्ट करके नष्ट कर देता है। ठीक है, ये नेचुरली ब्लड में होता है, ये एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये नष्ट कर देता है, इस वजह से ये इंक्रेटिन मॉलिक्यूल ज़्यादा देर तक नहीं रहता। लेकिन ये फ़ायदा क्या है ये ड्रग का, ये एक्जेनाटाइड जो है DPP4 से
नष्ट नहीं होगा। तो नष्ट नहीं होगा तो ये उसी की तरह एक्टिंग करेगा, उसी की तरह रिसेप्टर्स पे बीटा सेल काम करके इंसुलिन को रिलीज करेगा। और एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसे कहते हैं DPP4 इनहिबिटर्स। तो जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, ग्लिप्टिन्स भी कहते हैं हम उसको, सीटाग्लिप्टिन जो आजकल कॉमनली दिया जाता है, टेनेग्लिप्टिन, विलिडाग्लिप्टिन और सिक्साग्लिप्टिन। तो ये जो ड्रग्स है ये DPP4 एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो जब ये एंजाइम को हम इनहिबिट या रोक देते हैं तो इसकी मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी इंक्रीटिन्स को, यानी कि इंक्रीटिन्स कम नष्ट होंगे। जो नेचुरली जो इंक्रीटिन्स है आपके बॉडी में, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये नष्ट नहीं होंगे। तो ये ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। तो अब आते हैं थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर है हार्मोन्स। थर्ड फैक्टर है हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकागॉन। सो ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो भी वो भी अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाट ऑफ आइलेट से रिलीज होता है। तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन भी स्टिमुलेट करता है बीटा सेल को कि इंसुलिन जिस्म से बाहर, ये बीटा सेल से ब्लड में निकले। कैसे करता है ये? तो इसका मैकेनिज्म जो है, ये रिसेप्टर्स पे काम करके, रिसेप्टर्स ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स पे काम करके, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होता है। तो इसमें जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन स्टिमुलेट होकर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एडिनाइलिल साइक्लेस। एडिनाइलिल साइक्लेस, सो ये एडिनाइलिल साइक्लेस एक्टिवेट हो जाता है, तो जिससे ATP जो है साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइक्लिक AMP जो है ये इंसुलिन के जो वेसिकल्स है उसको रिलीज करने में मदद करता है। तो जो भी फैक्टर साइक्लिक AMP को बढ़ा देगा, तो ये एडिनाइल साइक्लेस के मैकेनिज्म से जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स के जरिए एडिनाइलिल साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट होगा और ATP साइक्लिक AMP पे बढ़ जाएगा। तो उससे ये होगा, उससे इंसुलिन रिलीज होगा, यानी ये भी स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन की पैदावार पे। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, अदर हार्मोन्स और कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सो ये हार्मोन्स भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, तो ये भी सीक्रेट करेंगे इंसुलिन को। तो अब तक हमने जो भी अभी 3 फैक्टर्स देखे, जैसे डाइटरी न्यूट्रिएंट्स, इंक्रेटिन्स और ग्लूकागॉन, तो ये जो हम डाइटरी न्यूट्रिएंट्स देखे हैं और ये हार्मोन्स देखे हैं, ये सभी हार्मोन्स या डाइटरी न्यूट्रिएंट्स इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं खून में, यानी कि स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ फैक्टर देखते हैं, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जैसे आप जानते हैं उसके 2 डिविजन्स होते हैं। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये वेगस नर्व के जरिए इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, तो ये जाके बीटा सेल के रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन रिलीज को। साइक्लिक AMP का ये जो मैकेनिज्म, ग्लूकागॉन भी स्टिमुलेट करता है और इंक्रेटिन्स भी स्टिमुलेट करता है और डाइटरी न्यूट्रिएंट्स, तो ये सभी फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं बीटा सेल से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन निकले, एसिटाइलकोलिन। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उस पे एक्ट करेगा, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। सो उस पे एक्ट करने के बाद ये भी ऐसे ही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जी इनहिबिटरी प्रोटीन होता है, तो उससे एडिनाइल साइक्लेस इनहिबिट हो जाता है और साइक्लिक AMP की पैदावार कम हो जाती है और उस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन या इवन एपिनेफ्रिन भी, तो ये जो रिलीज होता है ये जाके इनहिबिट करता है इंसुलिन की रिलीज को। तो जो वेसिकल्स के अंदर जो इंसुलिन और C पेप्टाइड होता है उसको इनहिबिट कर देता है, यानी रोक देता है, रिलीज को कम कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जनरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? कभी जैसे बॉडी में स्ट्रेस हो, जैसे कोई एक्सट्रीम इन्फेक्शन हो गया या कोई ट्रॉमा हो गया या कोई सीवियर डिग्री का फीवर है,
तो या शॉक है, तो वो कंडीशंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल जो है बीटा सेल को देगा अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से, जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े और बॉडी जो है स्ट्रेस को हैंडल करे। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो और एक रिसेप्टर होता है बीटा 2 रिसेप्टर के जरिए ये एक्चुअली इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट जो है नेगेटिव है, इनहिबिशन है, क्योंकि ये अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर यानी अल्फा 2 रिसेप्टर्स की मात्रा बीटा सेल के सेल मेम्ब्रेन पे ज़्यादा होती है, तो नेट इफेक्ट जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उसका इनहिबिशन है। तो अब तक हमने जितने भी फैक्टर्स देखे थे वो स्टिमुलेट करते थे रिलीज को, ये एक फैक्टर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इनहिबिट कर रहा है इंसुलिन रिलीज को। ठीक है, अब आते हैं लास्ट फैक्टर को, जो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन जो है पैंक्रियाटिक आइलेट से रिलीज होता है, जो कि डेल्टा या डी सेल से रिलीज होता है, और ये भी इनहिबिट करता है इंसुलिन को। तो आप देखिए इतने फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइटरी न्यूट्रिएंट्स है, इंक्रेटिन्स है, ग्लूकागॉन है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सभी स्टिमुलेट करते हैं। इनहिबिट सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटोस्टेटिन करता है। सोमैटोस्टेटिन जनरली सभी को इनहिबिट करता है, ग्लूकागॉन को भी इनहिबिट करेगा, ये जैसे दूसरे गैस्ट्रीन हार्मोन्स है, सिक्रेटिन हार्मोन, सबको इनहिबिट करेगा। तो ये ओवरऑल यूनिवर्सल इनहिबिटर की तरह काम करता है सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो ये था रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन। इस पर मैं और एक बात बताना चाहूँगा आपको, इंसुलिन रिलीज। तो इंसुलिन जब रिलीज होता है बॉडी में तो इट इज बाइफेसिक रिलीज होती है, उसकी बाइफेसिक रिस्पॉन्स होता है इंसुलिन रिलीज का। यानी कि अगर हम एक ग्राफ उतारें, एक पर यहाँ पे टाइम है, यहाँ पर इंसुलिन लेवल, इंसुलिन का अगर लेवल की हम देखें तो जैसे शुरू में विद इन 1 मिनट या कुछ सेकंड में ही एकदम इंसुलिन रिलीज पीक पर जाएगा, फिर 5 से 10 मिनट में वापस बेसलाइन पे आएगा, फिर बड़ा हुआ रहेगा। तो ये जो है बाइफेसिक रिलीज रहता है इंसुलिन का जो सीक्रेशन होता है, जो ग्लूकोज के रिस्पांस में, जब भी ग्लूकोज रिस्पांस होगा इंसुलिन रिलीज होगा, लेकिन इंसुलिन रिलीज बाइफेसिक नजर आएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि पहले जो है ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकल जाता है शुरू में, पहले के 1 से 5 से 10 मिनट में। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि जो प्री फॉर्म्ड इंसुलिन जो ऑलरेडी जो सिंथेसाइज हुआ है वेसिकल्स में जो स्टोर है वो फट से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर से सिंथेसिस होगी इंसुलिन में की सीक्रेशन की, और वो सिंथेसिस और ये मिलके सेकेंड पीक बताएगा, और जब तक कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं होगा तब तक वो ब्लड में रहेगा। ठीक है, ये एक बाइफेसिक इंसुलिन सीक्रेशन हम देखते हैं। तो ये था रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन और उसके एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाइड एस्पेक्ट पे। सो प्लीज़ आप सब लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स को। धन्यवाद।